हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नवेल चैनल पर। दोस्तों, ये हमारी एनईपी से रिलेटेड क्लासेस हैं। जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, आज हम उनकी बात करेंगे और ये पूरी तरह ट्रिपल एसबी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मैं आशा करता हूं कि आपने इसके पहले की प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी और आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये भारत में जो जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ आई हैं, ठीक है, उनके विकास से संबंधित क्लास है और इस बात को बहुत ध्यान पे रखिएगा, मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा है। पिछले 5 वर्षों के जो आपके पेपर हैं और खासकर जो 21 और 22 के शिफ्ट वाले पेपर थे, ठीक है? तो उसमें जितने भी शिक्षा नीतियों से संबंधित प्रश्न आए हैं, ठीक है? वो तथ्यात्मक थे या फिर कॉन्सेप्चुअल थे। तो इन्हीं को ध्यान पे रखते हुए मैंने इस क्लास को डिज़ाइन किया है। मैंने कोशिश की है कि आपका 99% कंटेंट इस क्लास से रहे। ठीक है, 1% मैं इसलिए नहीं काउंट कर रहा क्योंकि डब्ल्यूएस भी कभी-कभी बाहर से चीज़ें दे देता है, पर एनआईओएस को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है और आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल होगी। तो आइए दोस्तों, हम इस क्लास के डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे। एनईपी 1968, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। दोस्तों, ये बेस्ड थी कोठारी कमीशन के, ठीक है, कोठारी कमीशन जो था उसकी रिपोर्ट पर बेस्ड थी, ठीक है, और इसका शीर्षक जो था वो था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, ट्रिपल एसबी ने पूछा है इस क्वेश्चन को। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इसका शीर्षक था, तो ये तो इसका शीर्षक था। इसके बाद अगर हम बात करें इसके टारगेट क्या थे, तो रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन टू हेल्प इन इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। बहुत आसान शब्दों में तो मैं आपको बताऊं, इसका मेन फोकस जो था, ये सब अगर आपको नहीं याद रखना है, ठीक है, ये बुकिश लैंग्वेज है, तो आप ये याद रखिए कि इन्होंने कोशिश की थी शिक्षा के व्यवसायीकरण की, ठीक है, शिक्षा के व्यवसायीकरण की कोशिश, ठीक है, पे ज़्यादा इनका फोकस था, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड द थ्री लैंग्वेज फार्मूला, इन्होंने थ्री लैंग्वेज फार्मूला इंट्रोड्यूस किया और टारगेटेड स्पेंडिंग 6% ऑफ नेशनल इनकम ऑन एजुकेशन, 6% ये खर्च करना चाहते थे एजुकेशन पे, ठीक है। और स्ट्रेस द ऑन द कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, इन्होंने इसको प्राइमरी एजुकेशन को बहुत महत्वपूर्ण महत्व दिया है, ठीक है, इसको इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। तो ये इसके की फीचर्स थे कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला, 6% ऑफ नेशनल इनकम ऑन एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन को बहुत अच्छा करने की कोशिश। मतलब इनका मानना था कि जो ये आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, ये अच्छी तो हो ही हो और कंपलसरी हो, ठीक है, सबको ये प्राइमरी शिक्षा मिले। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये ट्रिपल एसबी का बहुत प्यारा फैक्ट बनता है यहाँ से। प्यारा इसलिए क्योंकि उसको पसंद है, मल्टीपल शिफ्ट में ये चीज़ उसने पूछी है। इट वाज द फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यह स्वतंत्र भारत की पहली नीति थी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हमारा जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी 1986 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, एनईपी या एनपीई से कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मेन उद्देश्य था असमानताओं को दूर करना, ठीक है, असमानताओं को दूर करना इसका मेन उद्देश्य था। इसकी मेजर स्कीम्स जो थी वो क्या थी, देखिए, इसकी मेजर स्कीम्स में पहले तो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आता है जो 1987 में शुरू हुआ था, ठीक है, और इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो प्राइमरी नीड थी वो क्या थी, मिनिमम फिजिकल फैसिलिटी हो स्कूल में, ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं हों। अब ये न्यूनतम सुविधाएं क्या थी, तो ये न्यूनतम जो आपकी फिजिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए थी किसी स्कूल में, वो थे 2 क्लासरूम हो, ठीक है, 2 क्लासरूम हो। इसके अलावा 2 क्लासरूम के अलावा मैं फिर से इस बात को बोलता हूँ, 2 क्लासरूम हो, 2 टीचर हो, ठीक है, 2 टीचर्स में से 1 फीमेल कंपल्सरी हो, 1 वुमेन टीचर हो, ठीक है, 1 वुमेन होनी चाहिए, ये कंपल्सरी करें। और टीचिंग एड्स में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मैप्स होने चाहिए, टॉयज होने चाहिए, लाइब्रेरी रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नवोदय विद्यालय जो रेजिडेंशियल स्कूल थे, ठीक है, ग्रामीण बच्चों की प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए जो आवासीय विद्यालय की योजना थी, ये भी इसी से इसकी शुरुआत हुई। ये इनका जो स्ट्रक्चर था वो 10+2+3 था, ठीक है, और टीचर एजुकेशन इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट, ठीक है, डाइट के लिए डाइट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी इनकरेज किया। दोस्तों, इससे ठीक 1 साल पहले 1986 से ठीक 1 साल पहले 1985 में आपका इग्नू की स्थापना हुई थी, ठीक है, इग्नू की स्थापना हुई थी और बाद में इसको दूरस्थ शिक्षा का नोडल केंद्र इसी योजना के तहत बना दिया गया, इसी नीति के तहत। इसके बाद है दोस्तों प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, मतलब संशोधित शिक्षा नीति भी इसे कहा जाता है 1992,
ठीक है। 1986 को थोड़ा रिवाइज किया गया था, मॉडिफाई किया गया था, और इसका रिव्यू किसने किया? रामामूर्ति कमेटी ने और जनार्दन रेड्डी कमेटी ने, ठीक है। इसका एक्सपेंशन किया गया अपर प्राइमरी लेवल पर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टू अपर प्राइमरी लेवल, इसको अपर प्राइमरी लेवल तक शिफ्ट किया गया। और फिर से वही बात, फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, सब ने ये बात की कि अब वोकेशनल एजुकेशन की बात, ठीक है। सब चाहते थे कि वोकेशनल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और डिस्टेंस लर्निंग की भी बात की गई, ठीक है। तो अब यहाँ वाले पॉइंट्स थोड़ा किसी कहानी की तरह समझिएगा बहुत ध्यान से। तो क्या हुआ कि ये जो आपका राइट टू एजुकेशन है ना, राइट टू एजुकेशन का कनेक्शन है आपके एनईपी से, वो कैसे शुरू हुआ, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। ये जो 1986 की आपका वो था एनईपी था, ठीक है, इसने लक्ष्य रखा कि 1995 तक, ठीक है, 1995 तक 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, ठीक है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, लेकिन ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। और इसकी वजह से फाउंडेशन किसकी पड़ी? फाउंडेशन पड़ी आरटीई की, आरटीई की, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। जब ये चीज नहीं हो पाई थी, तब फाउंडेशन पड़ी आरटीई की। अब इसके आगे की कहानी अभी और समझते हैं। ये लीगल कैसे हुई आपकी एजुकेशन? तो ये जो आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, कौन सा? 2002 वाला, 2002 में हुआ था, जो 2002 का संविधान संशोधन था, इसके जरिए आर्टिकल 21A जोड़ा गया, ठीक है, 21A जोड़ा गया, और शिक्षा आपका मौलिक अधिकार का हिस्सा हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सेक्शन और इम्पोर्टेंट है, और प्लीज उसे डिस्कस करना जरूरी है, सेक्शन 29। ये सेक्शन 29 क्या है? इसके तहत पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है, इसके ये कहता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है, और फेयर फ्री होना चाहिए। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोल रहा, एनआईओएस बोल रही है। तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और फेयर फ्री होना चाहिए। एक फैक्ट और जानना है, ये जो 1986 की आपकी पॉलिसी थी, ठीक है, उसने ये कहा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए समझिएगा, 1986 में ये जो हल्की विकलांगता शब्द उसने यूज किया, उस पॉलिसी में हल्की विकलांगता शब्द यूज किया गया, और कहा गया कि ये जो हल्की विकलांगता वाले बच्चे हैं, इन्हें सामान्य क्लासरूम में बैठ के पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये बात 1986 में एनईपी ने कही। इसके बाद अगर कहें तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया ना, ये एक अलग एजुकेशन से समावेशी शिक्षा का शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब बच्चा स्कूल के सिस्टम में उनको फिट लग रहा है, ठीक है, उन्होंने कहा कि बच्चा स्कूल के सिस्टम के लिए फिट है, और यही बात आपकी एनईपी 2020 में भी कही गई, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, द डिसेबल्ड, ठीक है, द डिसेबल्ड, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। इसे ये किसकी, यूनिसेफ के साथ 1987 में स्टार्ट किया गया था, 1987 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, एनईपी 2020, ठीक है। इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, किसके मरने से पहले क्या कैसे, ये सब जानने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट से आज की डेट में एग्जाम में आएगा, तो पर आपको पढ़ना हो तो आप थोड़ा इसका और पुराना कुछ पढ़ लीजिएगा कहीं से, पर पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि इस एग्जाम रेलिवेंट यही चीज़ें हैं। तो इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ठीक है, और इसका विजन था ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ठीक है, ग्लोबल नॉलेज, भारत को सुपर पावर बनाना ग्लोबल नॉलेज में, ठीक है। इसने क्या किया, ये एक नई संरचना थी, 5+3+3+4 पे काम कर रही है, ठीक है, इसने 10+2 को रिप्लेस किया है, ठीक है। ये क्या है, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आप सब जानते होंगे, और अगर आप सब नहीं जानते हैं तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये जो पीछे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, आगे से आप बोल सकते हैं, ठीक है, कई लोगों का दिमाग थोड़ा स्लो होता है, सबका फास्ट नहीं होता। ये जो आपको 4 दिख रहा है, ये 4 है आपका 9 to 12th, ठीक है, और ये जो 3 आपको दिख रहा है, ये आपका 6 to 8th,
फिर ये वाला 3 जो है ये है 3 to 5 और ये वाला 5 आपका प्ले से क्लास 2 तक, ठीक है, प्ले से क्लास 2 तक है, ठीक है। ये आपका फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है, ये आपका फाउंडेशनल स्टेज है और ये कब से कब तक है, 3 to 8 ईयर्स है, 3 to 8 ईयर्स है, ठीक है। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है 8 to 11 ईयर्स, मिडिल स्टेज 11 to 14 ईयर्स और सेकेंडरी स्टेज आपकी 14 to 18 ईयर्स। इसे पीछे से याद रखिएगा अगर किसी को आगे से कन्फ्यूजन हो रहा है इसके बारे में। और फोकस किन चीज़ों पे दिया गया, तो वो खूब खिलाइए उसको, ठीक है, और मल्टीपल तरीकों से उसे सिखाइए, ठीक है। इसमें इंटरैक्टिव एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराइए और इसमें वो स्टेज वही जो अभी वोकेशनल कोर्स वगैरह की बात होती थी ना, हुई है ना एनईपी में क्लास 6 से, तो वोकेशनल इंटीग्रेशन एंड साइंस वगैरह पढ़ाइए, ठीक है। कोडिंग वगैरह में भी उसका ध्यान दीजिए और फोर्थ है क्रिटिकल थिंकिंग और सब्जेक्ट चॉइस वगैरह का ध्यान दीजिए। कि मैं इसके बारे में बहुत डीप नहीं बता सकता, एग्जाम बहुत पास में है और मुझे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है। ये सब चीजें आप पढ़ते आए होंगे अब तक। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। एनईपी 2020 में 2025 के लिए लक्ष्य रखा गया जो आ चुका है कि जो एफएलएन है, ठीक है, किसी बच्चे का जो एफएलएन है वो क्लास 3rd तक उसे हासिल हो जाए, ठीक है। अब ये एफएलएन क्या है, ये है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, और इसे स्टेट गवर्नमेंट शुरू करेगी, ठीक है। इस पूरा लक्ष्य है कि क्लास 3rd तक ये 2025 तक हासिल हो जाए, बच्चे को बेसिक गुणा भाग वगैरह आने लगे। नेक्स्ट एनईपी 2020 का लक्ष्य है कि 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कंप्लीट हो जाए 2030 तक। नेक्स्ट है दोस्तों 2030 तक ये जो आपका बीएड है ना, बीएड, ठीक है, इसको एकीकृत करके 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड बना दिया जाए, ठीक है। ये बीएड, इस बीएड की जगह 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड बना दिया जाए 2030 तक। और जो एक और मेन टारगेट है वो है 2040 तक भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रणालियों में से एक बनाना, ठीक है। 2040 तक भारत की जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उसको दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रणालियों में से एक बनाना। इसके कुछ लक्ष्य हैं जो स्पेशल एजुकेशन के लिए भी हैं। तो पहला तो है जेंडर, ठीक है, इससे DSSB में क्वेश्चन आ चुका है। जेंडर इंक्लूजन फंड, ये जेंडर इंक्लूजन फंड क्या है, ठीक है, देखिए 2020 तक एनईपी 2020 ने कहा कि जो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, ट्रांसजेंडर हैं और लड़कियां हैं, इनकी शिक्षा के लिए एक विशेष कोर्स की घोषणा की। अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, GIP जेंडर इंक्लूजन फंड, ठीक है, क्या लड़कियों के लिए था या किसी और के लिए? अगर सिर्फ लड़की लिखा जाए तो नहीं, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये ट्रांसजेंडर और गर्ल्स, ठीक है, की शिक्षा के लिए एक विशेष कोर्स है, ठीक है, GIF। इसके अलावा अगर हम बात करें तो SEZ ये क्या है, ये स्पेशल एजुकेशन जोन है, ये स्पेशल एजुकेशन जोन है। ये नाम से समझ में आ रहा है कि ये किसी विशेष क्षेत्र के लिए ऐसे ये वंचित समूहों के लिए, ठीक है, ये एक कोर्स बनेगा। SEZ भी एक कोर्स है, ठीक है, यहाँ भी सॉरी SEZ कोर्स नहीं है, फंड होता तो कोर्स होता। SEZ क्या है कि ये वह क्षेत्र है जहां वंचित समूह अधिक हैं, ठीक है, उसको मार्ग किया जाएगा और वहां तक शिक्षा पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट, आपको पता होगा कि ये जो आपके KGBV वाले स्कूल्स होते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो ये तो 1986 वाली पॉलिसी का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन एनईपी ने इन्हें क्या किया, एनईपी ने इन्हें क्लास 12th तक कर दिया है, ठीक है, इन्हें क्लास 12th तक विस्तारित करने के लिए कहा है। और पॉइंट है HRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, MHRD कर दिया गया है, ठीक है, MHRD एनईपी 2020 के तहत कर दिया गया है। निपुण भारत क्या है दोस्तों, ये एक टारगेट है जो एफएलएन को 2026-27 तक अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों परख। परख एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर है, एक नया मूल्यांकन केंद्र बन रहा है और इसका फुल फॉर्म है
परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, ठीक है, एंड एनालिसिस, ठीक है, एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं, परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके लिए भी बहुत सारी बातें की गई हैं। टीचर स्टैंडर्ड पे एनपीएसटी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। इनका अलग से फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और इनका आसान शब्दों में इनके लिए अलग से सिलेबस वगैरह तैयार किया जाएगा। तो इसके अलावा कुछ पॉइंट्स अभी और, ये आपकी यहाँ पे टेबल है, कंपेरिजन ऑफ इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज। कंपेरिजन आता नहीं है, बस आपको समझने के लिए। जीडीपी 6% तब चाहते थे कि खर्च हो। 1968 में कोठारी कमीशन, फिर 1986 में चैलेंज जो थे एजुकेशन के लिए उनके लिए, फिर आई कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, ठीक है। ये 10+2+3 10+2+3, ये 5+3+3+4। और ये नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, ये इक्वालिटी और एक्सेस की तभी इग्नू वगैरह की जरूरत पड़ी। और ये क्वालिटी एफएलएन और क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो पे डिस्कस किया, ये आपके एनआईओएस का जो कोर्स 501 है और 506 है, ये उसका निचोड़ है। मैं आपको ये बात बता दूं, ठीक है। मतलब मैंने फालतू में बहुत सारा इसलिए नहीं आपको पढ़ाया, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेंगे करते हुए। तो ये जो एग्ज़ाम रेलेवेंट था, बस मैंने उतना कंसाइज़ वे में आपको बता दिया है। देखिए, एक टीचर इस बात की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता कि एग्ज़ाम में यही आएगा, पर जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको ज़रूर बता सकता हूँ, वो ज़िम्मेदारी मेरी है, ठीक है। और अब मैं आपको ये बताऊँ कि एनईपी 2020 ने 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को बदला, ये किया, वो किया। एग्ज़ाम टाइम पे इतना टाइम नहीं है मेरे पास और ना आपके पास, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और प्रीवियस वीडियोज़ को देखिएगा, वो पूरी तरह एनआईओएस बेस्ड हैं, ठीक है। और feel your future will and will have a bright future in this and God bless you all. And one more thing, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हिस्ट्री की क्लासेस बनाई हैं, उन्हें आप एक बार जाके क्रॉस चेक करिएगा, आपको क्लास लिटरली अच्छी लगेंगी। उनमें मैंने बेस्ट 100 क्वेश्चंस ही कराए हैं, आपका समय बहुत ज़्यादा बचाया है। थैंक यू सो मच।